प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल से संबंधित 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन, दूसरा बिंदु रहेगा ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन और तीसरा बिंदु रहेगा ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की परिभाषा क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जिनमें त्रिसंयोजी एवं उदासीन कार्बन एटम के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल कहते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है, ये विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जिनमें त्रिसंयोजी एवं उदासीन कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ये सामान्य फॉर्मूला है। ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु देखो त्रिसंयोजी है, उदासीन है, और इस कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 6 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6, तो 6 1 7। यानी यहां जो ये कार्बन परमाणु है, ये त्रिसंयोजी है और उदासीन है, और इस कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की डेफिनेशन हो गई। इंट्रोडक्शन के अंदर दूसरा बिंदु हम देखें तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः यहां कार्बन परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः जो ये ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंतर्गत तीसरा बिंदु देखिए, ये जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है, ये मोर रिएक्टिव तथा शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज होते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है। तो जब इनकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है जनरली, तो इनकी जो आयु है वो बहुत कम होती है। यानी ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है, ये ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव तथा शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज होते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखें, यदि हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का चुंबकीय गुण देखें, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो यहां हम देखते हैं कि ये जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है, ये पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहां ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। तो ये जो कार्बन परमाणु है, इसमें 2 तरह का संकरण देखने को मिलता है। एक तो होता है sp2 संकरण और एक होता है sp3 संकरण। अब ध्यान से समझिए, कब sp2 संकरण होगा और कब sp3 संकरण होगा। देखो, इस कार्बन के साथ में अगर हाइड्रोजन परमाणु या कोई एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में ये जो कार्बन परमाणु है, ये sp2 संकरित अवस्था में होगा और उसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक। और यदि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु के साथ में
कोई ऐसे परमाणु जुड़े हुए हैं जिनके पास एक या एक से अधिक लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में यह कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होगा और उसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, अमोनिया की भांति ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ऐसा क्यों हो गया देखो, तो यहां देखिए इस कार्बन के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं। तो जब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इन लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होता है तो ये जो तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं थोड़े नीचे की ओर दब जाते हैं इस तरह से, और जब तीनों लोन पेयर नीचे की तरफ आ जाते हैं और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है और इसका जो संकरण है वो sp3 हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु होता है वह कार्बन परमाणु sp2 एवं sp3 दो प्रकार की संकरण अवस्था में पाया जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कब ये sp2 संकरित अवस्था में होगा और कब sp3 संकरित अवस्था में होगा। तो ये हो गया ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन। ठीक, अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। आज का दूसरा बिंदु है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स। तो देखिए ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स का निर्माण कब होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तब ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, जब कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसको हम होमोलाइटिक फिजन भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समास विदलन या समास विखंडन, यानी जब कोवेलेंट बॉन्ड का यानी सह संयोजी बंध का समास विखंडन होता है या समास विदलन होता है तब फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कब होता है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो यहां देखो आवश्यक शर्त क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए। तो देखो यहां दो कंडीशन होती है कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए। पहली कंडीशन तो यह होती है कि सह संयोजी बंध से बंधित दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड से बंधित दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड से बंधित दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए।
ठीक। और दूसरी कंडीशन ये होती है हेल्पर की उपस्थिति, हेल्पर की उपस्थिति। देखो यहां हेल्पर क्या है, यहां देखो H का अर्थ होता है हीट, यानी हीट की उपस्थिति में कोएलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, या फिर ई करता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एल का अर्थ होता है लाइट, लाइट में ध्यान रखना यूवी लाइट की बात हो रही है यहां, अल्ट्रावायलेट। और पी का अर्थ होता है परोक्साइड, और आर का अर्थ होता है रेडिकल। यानी हेल्पर की उपस्थिति, यानी हीट की उपस्थिति या इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति या यूवी लाइट की उपस्थिति या किसी पराऑक्साइड की उपस्थिति या किसी रेडिकल की उपस्थिति में जब कोएलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तब फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। लेकिन उस दौरान कोएलेंट बॉन्ड से बंधित दोनों परमाणुओं की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो ये देखिए यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है, अब देखो यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, तो यहां कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। तो यहां यूवी लाइट की उपस्थिति में इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। जब इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वे दोनों परमाणुओं पर समान रूप से विभाजित हो जाते हैं। यानी इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन H पर चला जाता है। इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन, हिंदी में कहते हैं समास विदलन या समास विखंडन। तो जब इस बॉन्ड का समास विखंडन होगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों परमाणुओं पर समान रूप से बंट जाते हैं। यानी इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन H पर आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन C पर आ जाता है। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाता है। ये देखो फ्री रेडिकल बन गया और यहां H रेडिकल बन गई। तो इस प्रकार से जब कोएलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तब फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। आगे देखिए यदि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहीं भी AIBN दिख जाए तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में निश्चित रूप से फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि जो ये AIBN है ये फ्री रेडिकल का बादशाह होता है। AIBN का पूरा नाम क्या होता है? तो A करता है एजो बिस आइसोब्यूटिरोनाइट्राइल, एजो बिस आइसोब्यूटिरोनाइट्राइल। अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में AIBN है और यूवी लाइट की उपस्थिति है तो निश्चित रूप से उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। जैसे देखो ये AIBN का संरचना सूत्र हो गया। ठीक, अब यूवी लाइट की उपस्थिति में यहां क्या होगा? फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। कैसे देखो, अब क्या होगा कि इस बॉन्ड का यहां होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा।
फिर इस बॉन्ड का भी यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन और यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और यहां N2 अणु का निष्कासन हो जाता है और दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। देखो कौन से, ये तो इस तरह से दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में AiBN दिखे और यूवी लाइट की उपस्थिति है, तो निश्चित रूप से उस ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। और देखो इसमें बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, ये देखो बेंजोइल परऑक्साइड है। तो यूवी लाइट की उपस्थिति में यहां भी क्या होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो किस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। यहां क्या होता है, देखो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि देखो जब इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तब क्या बनेगा, अब इस तरह से बन जाता है। देखो इस तरह से ये दो बन जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मानते हैं यही फ्री रेडिकल बनता है, नहीं ये फ्री रेडिकल नहीं बनता है। यहां से फिर आगे को इस कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और CO2 अणु का निष्कासन हो जाएगा और फेनिल फ्री रेडिकल बनता है। तो इसका फिर देखो आगे होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। तो यानी इस बॉन्ड का फिर होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, CO2 अणु है वो बाहर चला जाता है और यहां फेनिल फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाता है, फेनिल फ्री रेडिकल बन जाता है। तो इस प्रकार से जब कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तब फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। और बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। जैसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो एक परऑक्साइड प्रभाव है, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट जिसको हम खरास प्रभाव भी कहते हैं। तो इस परऑक्साइड इफेक्ट या इस खरास प्रभाव के अंदर फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, खरास प्रभाव जो कि एक फ्री रेडिकल योगात्मक अभिक्रिया होती है। इस फ्री रेडिकल, क्योंकि इस फ्री रेडिकल योगात्मक अभिक्रिया का नाम ही फ्री रेडिकल के आधार पर रखा गया है, तो ये जो परऑक्साइड इफेक्ट है जिसको हम खरास प्रभाव भी कहते हैं, इसके अंदर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। और अपन देखें ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो एलिलिक हेलोजिनेशन, एलिलिक एवं बेंजिलिक हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। तो एलिलिक और बेंजिलिक हेलोजिनेशन के अंदर भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो ETC, तो ये हो गया फ्री रेडिकल का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल। इसमें सबसे मेन बात क्या थी कि जब कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तब फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आज का तीसरा बिंदु है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी
ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स। तो देखो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। तो यहां हम ये देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स। तो यहां देखो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, इनमें एक होता है प्लस आई इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा होता है प्लस आर इफेक्ट। तीसरा होता है प्लस एम इफेक्ट और चौथा होता है प्लस एच इफेक्ट। तो आई का मतलब होता है इंडक्टिव, आर का मतलब रिजोनेंस, एम का मतलब मीजोमेरिक और एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन। यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जहां देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से अंतर्गत प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट क्या करते हैं, ये इफेक्ट फ्री रेडिकल का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक कार्बन परमाणु होता है, उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज यानी कम करने वाले फैक्टर्स, यानी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम करने वाले फैक्टर्स। अब यहां देखो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, वे नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। अब देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो माइनस आई इफेक्ट, दूसरा देखें तो माइनस आर इफेक्ट,
तीसरा देखें तो -m इफेक्ट, और चौथा देखें तो -h इफेक्ट। तो इस प्रकार से जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं -i इफेक्ट, -r इफेक्ट, -m इफेक्ट और -h इफेक्ट, ये क्या कर देते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं यानी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु के पास में वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि जो कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वाले परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कार्बन परमाणु तनाव की कंडीशन में होगा, और उस कंडीशन में कार्बन परमाणु की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। अब हम एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं फ्री रेडिकल के लिए। तो देखो, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक। तो यहां देखते हैं कि जो बेंजीलिक फ्री रेडिकल है ये सबसे अधिक स्टेबल होता है, यानी कि स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। बेंजीलिक फ्री रेडिकल, बेंजीलिक फ्री रेडिकल, बेंजीलिक फ्री रेडिकल से स्टेबिलिटी होती है एलिलिक फ्री रेडिकल की, एलिलिक फ्री रेडिकल की। एलिलिक फ्री रेडिकल से कम स्टेबिलिटी होती है टर्सरी फ्री रेडिकल की, और टर्सरी फ्री रेडिकल से कम स्टेबिलिटी होती है सेकेंडरी फ्री रेडिकल की, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल से कम स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी फ्री रेडिकल की, और प्राइमरी फ्री रेडिकल से कम स्टेबिलिटी होती है मैथिल फ्री रेडिकल की। तो ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल के लिए, यानी बेंजीलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इससे कम एलिलिक फ्री रेडिकल की, इससे कम तृतीयक फ्री रेडिकल की, इससे कम द्वितीयक फ्री रेडिकल की, इससे कम प्राथमिक फ्री रेडिकल की, और इससे कम मैथिल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। तो एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब यहां देखो एक बात आई है कि यदि हम फ्री रेडिकल का क्लासिफिकेशन की बात करें, फ्री रेडिकल कौन कौन से होते हैं, तो फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन एवं कार्बेनाइन की भांति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक फ्री रेडिकल, द्वितीयक फ्री रेडिकल और तृतीयक फ्री रेडिकल। प्राथमिक फ्री रेडिकल ऐसे फ्री रेडिकल होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु आगे सीधा किसी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऐसे फ्री रेडिकल होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु आगे सीधा 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। और टर्सरी फ्री रेडिकल ऐसे फ्री रेडिकल होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु आगे सीधा अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कार्बोकेटाइन एवं कार्ब एनाइन की भांति फ्री रेडिकल भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी। ठीक, तो आज हमने इस वीडियो में फ्री रेडिकल से संबंधित 3 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पहला बिंदु था फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन, दूसरा बिंदु था फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, और तीसरा बिंदु था फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। अब आप असाइनमेंट के लिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए।
तो क्वेश्चन लिखिए, निम्न फ्री रेडिकल्स को इनके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोबारा सुनिए, निम्न फ्री रेडिकल को इनके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला लिखिए मैथिल फ्री रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, तृतीयक ब्यूटिल फ्री रेडिकल। आपको इन चारों को इनके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। एक और नोट कीजिए, एक ये फ्री रेडिकल है, एक ये फ्री रेडिकल है, एक ये फ्री रेडिकल है। इन तीनों को आपको इनके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। धन्यवाद, थैंक यू।